स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे अपन। अध्याय 2 में है स्पेक्ट्रम आपके। तो स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे कि जब किसी विद्युत चुंबकीय विकिरणों को जब किसी प्रिज्म में से या परिनलिका में से या विवर्तन नलिका में से निकाला जाता है तो अलग अलग रंगों के क्या हो जाते हैं, रंगों में जो प्रकाश होता है वो तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, उसका विपाटन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब जो स्पेक्ट्रम है ये मुख्यतः कितने 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है और एक अवशोषण स्पेक्ट्रम है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मतलब क्या कि जो प्रतिदर्श है या पदार्थ है, तो जब प्रकाश उसमें जाएगा या विद्युत चुंबकीय किरण जाएगी उसमें, तो क्या करता है, पहले तो उसका अवशोषण करता है और फिर उसको क्या कर देता है, रंगों के रूप में उसका उत्सर्जन कर देता है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं अपने पास, एक सतत होता है और एक रेखी। सतत स्पेक्ट्रम मतलब क्या कि जब किसी प्रिज्म में से, आपको बता देते हैं प्रिज्म, जब किसी प्रिज्म में से सूर्य का प्रकाश या विद्युत बल्ब का प्रकाश क्या हो जाता है, अंदर जाता है प्रिज्म के अंदर, तो अलग अलग रंगों के तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश पर्दे पर अपने को प्राप्त होते हैं। अब जब ये प्राप्त होते हैं पर्दे पर अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश, तो होता क्या है कि जब जैसे मान लिया जाए कि लाल रंग है, फिर ऑरेंज है, येलो है, तो ये रंग आपस में इतने मिले हुए रहते हैं कि उनको अपन अलग से देख नहीं सकते कि कौन सा रंग कहाँ समाप्त हुआ और कहाँ से दूसरा रंग प्रारंभ हुआ। इसका मतलब क्या है, सतत है, निरंतर है। दूसरी बात करें किसकी, रेखीय स्पेक्ट्रम की। तो रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या कि मान लिया जाए कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के वाष्प पे जब उसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है, पीले रंग का, येलो रंग का प्रकाश अपने को प्राप्त होता है, येलो प्रकाश अपने को प्राप्त होता है। तो एक ही रंग का प्रकाश प्राप्त हो रहा है और एक रेखा प्राप्त हो रही पर्दे पर पीले कलर की, तो ये क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम। इसके बाद बात करें किसकी, अवशोषण स्पेक्ट्रम की। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम मतलब क्या कि जो प्रतिदर्श है या जो पदार्थ है, जब उसमें प्रकाश को पहुंचाया जाता है तो कुछ तरंग दैर्ध्य को क्या करता है, वो जो पदार्थ रखा है वो पदार्थ क्या कर लेता है, कुछ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और शेष बचा जो प्रकाश होता है उसका क्या कर देता है, उत्सर्जन करता है। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब अपने इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करने से पहले आपको लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज, आपको ये नाम याद रखने हैं। ये वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अलग अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अलग अलग समय में बताया था। तो होता क्या है इसमें कि मान लिया जाए कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन का परमाणु है। अब इलेक्ट्रॉन मान लो कहाँ है, पहले वाले में है N में, कहाँ पर है ये N, ये N1 है, पहला है तो N1, फिर N2, फिर N3। तो यहाँ पर N1 में है, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऊर्जा को प्राप्त करके जब निम्न ऊर्जा स्तर से किस में जाता है, ये उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। मान लिया जाए कि पहले से किस में चला गया, दूसरे में चला गया, तीसरे में चला गया, चौथे में, पाँचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, तो उस समय क्या कर रहा है, प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। और जब पुनः अपनी मूल कोश में लौटेगा तो उस प्रकाश को विकिरणों के रूप में क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सतत उत्सर्जन इसका। तो यहाँ पर देखें तो ये अलग अलग श्रेणियाँ हैं इसकी। तो सबसे पहले लाइमन श्रेणी, तो अपन बता रहे हैं कि मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन पहले कोश में, यहाँ से दूसरे में गया, वापस आ गया, फिर तीसरे से वापस आ गया, फिर चौथे से वापस आ गया, फिर पाँचवें से वापस आ गया, फिर छठे से आ गया, फिर सातवें से आ गया, फिर आठवें से आ गया। तो जब ये वापस अपने मूल कोश में लौट रहा है पहले वाले में, तो क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। उसी तरह से फिर बामर सीरीज में देखिए
तो कहाँ से आ रहा है, तीसरे से दूसरे में आ रहा है, फिर चौथे से दूसरे में आ रहा है, फिर पाँचवें से दूसरे में आ रहा है, फिर छठवें से दूसरे में आ रहा है। तो ये उच्च ऊर्जा स्तर से पुनः किस में आ रहे हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में। तो उस समय क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं। फिर पाश्चन सीरीज है तो पता है ही सही। अब चौथे से किस में आएगा, तीसरे में, फिर पाँचवें से तीसरे में आएगा, फिर छठवें से तीसरे में आएगा, इस तरह से। फिर ब्रैकेट सीरीज़ है तो ब्रैकेट सीरीज में कहाँ पर, पाँचवें से चौथे में आएगा, फिर छठवें से सातवें में, छठवें से फिर चौथे में आएगा, फिर सातवें से चौथे में आएगा। इसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो फंड सीरीज यहाँ पर फंड सीरीज बना दो। फंड सीरीज में कहाँ से बताएंगे अपन, मान लिया जाए कि यहाँ से इसमें आ गया, फिर यहाँ से इसमें, तो ये कौन सी सीरीज, फंड सीरीज। तो होता क्या है, इसमें क्या बता रहे हैं अपन, मूल रूप से कि जो निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ये प्रकाश को अवशोषित कर लेगा और पुनः जब अपने मूल कोश में लौटेगा तो उसको रंगों के रूप में उसका उत्सर्जन करेगा। अब एक चीज़ और देखें, इसका तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए अपने पास एक सूत्र है कि न्यू बार है, न्यू बार बराबर आर, और यहाँ ब्रैकेट में है 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग, और यहाँ पर है z²। अब z² चूँकि क्या है कि आपके जो बुक है उसमें नहीं दिया होगा। क्यों नहीं दिया होगा, क्योंकि z² मतलब क्या है, कोशों की संख्या, मतलब परमाणु क्रमांक उसका। तो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का तो एक ही होता है। अपन अब z की जगह 1 लिखेंगे तो मान तो क्या आएगा, 1 का वर्ग मतलब 1, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं दिया। बाकी अभी दूसरे तत्वों की बात करेंगे तो उसके लिए क्या, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, तो उसमें उस Z का उपयोग है। आपके इसमें हाइड्रोजन की यदि बात करेंगे तो उसमें इसका उपयोग नहीं है, इसलिए Z लिखना अनिवार्य भी नहीं है। तो न्यू बार है, फिर यहाँ पर R है। R क्या है, यहाँ पर रिडरबर्ग स्थिरांक है, जिसका मान कितना होता है, 1,09,677 कुछ ऐसा होता है, 1,09,677 इसका मान होता है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप प्रति लिखो या ऐसे नहीं लिखो तो क्या लिख सकते हैं अपन, सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कितना होता है, 1,00,000, कितना मान होता है रिडरबर्ग स्थिरांक का, 1,09,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है यार। अब यहाँ पर N1 की बात करें क्या है, N2 की बात करें क्या है, तो N1 क्या है, N1 मतलब वो इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में है। यदि आप सबसे पहले वाली सीरीज की बात करें, सबसे पहली सीरीज कौन सी थी अपनी, लाइमन सीरीज, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, N1 में आ रहा है। तो मतलब जो N1 का मान है, यहाँ पर N1 का मान क्या होगा, इसके लिए 1, N1 का मान क्या होगा, 1 होगा। और जो N2 है उसका मान क्या होगा। अब देखो N2 का मान क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 6 से आ रहा है, 7 से आ रहा है, 8 से भी बता सकते हैं, 8 से आ रहा है। तो यहाँ पर N2 का मान क्या हो सकता है, 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 6 से आ रहा है, 7 से आ रहा है, 8 से आ रहा है, तो ये N2 का मान है। N1 फिक्स है, मतलब किसी एक सीरीज़ के लिए क्या है, N1 का मान स्थिर है। अब जैसे बामर श्रेणी है तो N1 का मान क्या होगा, इसमें 2, क्योंकि दूसरे की बात हो रही है, दूसरे कोश की। और जो N2 है उसका मान क्या होगा, 3। कहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 6 से आ रहा है,
तो उसके लिए फिर मान बदल जाएगा, n2 का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बाकी n1 का मान क्या हो जाएगा 2। यदि पाश्चन श्रेणी की बात करेंगे तो n1 का मान क्या हो जाएगा 3, और जो n2 का मान है वो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है अपने पास, इसमें कहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 से आ रहा है, फिर 5 से आ रहा है, फिर 6 से आ रहा है, फिर 7 से आ रहा है। तो n2 के मान क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे पाश्चन श्रेणी के लिए n1 का मान स्थिर है, क्या होगा 3, ठीक है। n की जगह क्या लिखते हैं 3, n1 की जगह, ठीक है। तो ये आपके हाइड्रोजन का सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम डी ब्रॉगली समीकरण है, उसके बाद परमाणुओं की संरचना है, हुंड का नियम है, पाउली का नियम है, ये सारी चीज़ें आएगी।